हाय फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th हिंदी गोदली काव्य खंड के चैप्टर 3 बद्री नारायण चौधरी जिन्हें प्रेम घन कहते हैं, इनके द्वारा रचित स्वदेशी कविता के बारे में जानेंगे, उसके पूर्ण अर्थ और व्याख्या। यहाँ पे हम आपको एक बात के लिए सावधान करना चाहते हैं, ये प्रेम घन और इसके जस्ट पहले वाले सेशन में हमने घनानंद के बारे में पढ़ा था। तो ये घनानंद और प्रेम घन जो है मिलते जुलते शब्द हैं, आप इनसे सावधान रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत ट्यूटोरियल होने वाला है जहां से हम जानेंगे कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। आइए इस सेशन को शुरू करते हैं उससे पूर्व यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपको स्वदेशी कविता के व्याख्या अर्थ जानने से पहले हम जब भी आते हैं हम आपसे कहते हैं, चाहे गद्य खंड हो या काव्य खंड, उनके लेखक और कवि का नाम जरूर याद कर लें। याद करने से आपकी व्याख्या लिखने में तो आसान होगा ही होगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वदेशी के लेखक कौन है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछ लिया जाए प्रेम आयनी श्री राधिका के लेखक कौन है, तो आप अभी तक याद नहीं किए हैं तो गद्य खंड और काव्य खंड के उस रचनाकार का नाम जरूर याद कर लें। आइए प्रेम घन के बारे में परिचय जानते हैं। प्रेम घन जी जो हैं वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनका जन्म 1855 ईस्वी में। जगह का नाम पूछेगा तो मिर्जापुर और राज्य का नाम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। प्रेम घन जी किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। कब हुआ था उनका जन्म? 1855 ईस्वी में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में। इनका निधन 1922 ईस्वी में हो गया। प्रेम घन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। एक क्वेश्चन और तैयार कि प्रेम घन जी किनको अपना आदर्श मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेम घन जी भारत के विभिन्न स्थानों तक का भ्रमण किया है। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज की स्थापना किसने की? प्रेम घन ने। कब की? 1874 ईस्वी में। कहाँ की? मिर्जापुर में। प्रेम घन जी साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिका का भी संपादन किया, जो मासिक पत्रिका के नाम से कादम्बिनी तथा साप्ताहिक पत्रिका में ये जो है नागरी निरद, ये साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। प्रेमघन जी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं। इनकी रचनाएं जो है प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। प्रेम घन की रचनाएं जो हैं किस नाम से संग्रहित हैं, तो प्रेम घन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। प्रेम घन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। इनके द्वारा जो रचित भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन प्रसिद्ध नाटक हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेम घन, घनानंद, रस खान, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप जानेंगे तब ना टिक लगाएंगे। इसलिए उस कवि द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है उसको, और कौन सा पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में रचित है, अभी आज ही इसको याद कर लें। घनानंद ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित था। इनकी रचनाएं अधिकतर ब्रज भाषा एवं अवधि में है, लेकिन अभी के युग में प्रभाव को देखते हुए खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता जो है साफ साफ दिखाई पड़ता है। आइए उनके द्वारा रचित स्वदेशी कविता का अर्थ जानते हैं। प्रेम घन का प्रथम दोहा है, सवै विदेशी वस्तु नर
गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। प्रेमघन जी पराधीनता के समय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सभी जगह विदेशी वस्तुएं और व्यक्ति हो गए हैं, उनकी रीति रिवाज भी विदेशी हो गई है। अब भारत में ही भारतीयता नहीं दिखाई देती है, भारतीयता की भावना लुप्त हो गई है, मर गई है। कहीं भी भारतीय भावना नहीं दिखाई दे रही है। मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के है क्रिस्तान। कह रहे हैं कि इन भारतीयों को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान या ये हैं क्रिश्चियन। क्रिस्तान माने होता है क्रिश्चियन। कहने का मतलब प्रेम घन जी का भाव ये है कि इनका चाल चलन इतने बदल गए हैं, इनके खान पान रहन सहन इतने बदल गए हैं कि हमें विभेद कर पाना मुश्किल है कि ये मुसलमान हैं या हिंदू हैं या फिर क्रिश्चियन है। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पार, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें इतपार। ये 100% सत्य है कि जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, उसका प्रभाव मनुष्य पे 100% पड़ता है। जब आप विदेशी भाषा, विदेशी विद्या प्राप्त कर रहे हैं और विदेशी चाल चलन हो गए हैं, तब इनके विदेशी भावनाएं जो है, विदेशी वस्तुएं जो हैं, इन्हें अत्यधिक प्रिय हो गई है। जब अपने स्वदेश में रहेंगे तब न अपनी देसी विद्या, देसी भाषा, देसी चाल रहन सहन की प्राप्ति होगी। आगे कहते हैं, ठटे विदेशी ठाट सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय तालेस। भारतीय दुर्दशा को देखते हुए कह रहे हैं कि सभी जगह विदेशी ठाट बाट हो गया है। अपनी रुतबा, अपना वर्चस्व उसी में दिखा रहे हैं। अपना देश भी प्रदेश की भांति हो गया है। इन भारतीयों में सपने में भी इन्हें भारतीयता के प्रति भावना नहीं है। आगे कह रहे हैं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कवि के कहने का तात्पर्य है कि विदेशी वस्तुएं का तो आधिपत्य हो गया है, स्वदेशी वस्तुएं नष्ट हो ही गई हैं, लेकिन अब हिंदी भाषा भी लोग बोलने में झिझक रहे हैं। जब हिंदी बोलेंगे ही नहीं तो हिंदू लोग कहाँ से मिलेंगे? अपनी व्याख्यान, अपनी श्रेष्ठता अंग्रेजी भाषा में ही खोजते हैं। कवि के कहने का मतलब ये है कि लोग अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हिंदी भाषा के नहीं अपितु अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी बोलना पसंद कर रहे हैं। कभी ऐसे लोगों की प्रवृत्ति देख विस्मित हो उठता है, जहाँ पे स्वदेश में विदेशी चाल रहन सहन हो, वहाँ के निवासी विदेशी भाषा बोलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये वस्तुएं और भाषा तक सीमित नहीं है। और आगे कह रहे हैं, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। विदेशी वस्तु, विदेशी भाषा के साथ साथ विदेशी वाहन, विदेशी कपड़े, विदेशी रीति रिवाज और उनकी नीतियाँ भी हो गई हैं। ये लोग हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी में ज़्यादा तत्परता दिखा रहे हैं। अपने घर और अपनी नीतियों के विरुद्ध जाकर ये विदेशों के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो रहे हैं। यही नहीं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात। हर तरफ इनका विदेशी वस्तुओं के प्रति इस प्रकार वशीभूत हो गए हैं कि अब हिंदुस्तानी नाम सुन करके इनके लाज लगता है, नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। भारतीय वस्तुओं से ये घिन आ रही है इनको। हिंदुस्तानी होकर भी हिंदुस्तान के प्रति इनकी भावना विलुप्त हो गई है, मर गई है। हर जगह विदेशी रंग में रंग गए हैं।
इनका मानसिक स्तर इतना क्षीण हो गया है कि वे अपने हिंदुस्तानी कहने में संकोच करने लग गए हैं। देश नगर बान को बनूं सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। प्रेमघन जी कह रहे हैं कि देश जो है और नगर जो है ये सब विदेशी बन गया है, सब अंग्रेजी चाल ढाल में रम गए हैं। जब मैं बाजार देखने गया हूँ तो सभी बाजार में विदेशी माल ही भरे पड़े हैं। प्रेमघन जी आगे कहते हैं, जिन सो समझ सकत नाही तनिक धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करेंगे एक ऐसी काम ख्याली। कवि के कहने का मतलब है देश की सत्ता वैसे व्यक्तियों के हाथ में है जो खुद के वश नहीं संभाल पा रहे हैं, केवल लोगों में बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। देश की सत्ता ऐसे लोगों में है जो आम जन को तनिक भी ख्याल नहीं रखते हैं, केवल वर्चस्व बनाए हुए हैं। अंतिम दोहा है, दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चार हूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा, मानहूँ बने ढफाली। आपके पाठ्य पुस्तक में एक और भी प्रश्न दिया हुआ है, कवि ने ढफाली किसे कहा है? आइए इसके भाव को समझते हैं। कवि के कहना है कि ये जितने भी राजनेताएं हैं ये लोगों को जातीयता के बांट करके ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र आदि में बांट करके अपनी दासता को बढ़ा लिया है। ये लोग अपने आप झूठी प्रशंसा में ही खोए रहते हैं, अपना व्यक्तित्व की विहीनता को न देखते हुए, अपना व्यक्तित्व का विकास न करते हुए ये लोगों की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। अब प्रश्न पूछता है कि ढफाली किसे कहा है? तो वैसे लोगों को कहा गया है जो इन्हें अपने आत्मसम्मान की चिंता न करते हुए ये नेताओं की चाटुकारिता के पीछे लगे हुए हैं। आशा करते हैं कि ये सेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।